इंडिया जल्द ही एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है और इंडिया की इस तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का बैकबोन है स्टील। स्टील जिसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन चाइना के बाद सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है। इनफैक्ट एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया का पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन फाइनेंशियल ईयर 31 तक ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। एंड स्टील से बने पाइप्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। पर क्या ये केवल एग्रीकल्चर में यूज होते हैं? नहीं, स्टील पाइप्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में मदद करते हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, पावर जनरेशन, सैनिटेशन, इरिगेशन और कंस्ट्रक्शन। आज के एपिसोड का फोकस यही है, इंडिया का स्टील और पाइप सेक्टर। हम समझेंगे कि इस स्पेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक कौन से हैं और उनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आखिर ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऑल्सो इन स्टॉक्स के बारे में और जानना है तो चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो अब शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि ये इंडस्ट्री का ग्लोबल ओवरव्यू क्या है, फिर इंडिया की बात करेंगे। ग्लोबल स्टील पाइप्स इंडस्ट्री का प्रोजेक्शन है कि 2037 तक ये 9% CAGR तक ग्रो करेगी। मार्केट साइज करीब $705 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ग्लोबली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री स्टील पाइप्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इनफैक्ट एस्टिमेट्स कहते हैं कि रिफाइनर्स, पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल एंड गैस में 7 से 12% टोटल कैपेक्स स्टील पाइप्स पर एलोकेट होता है। हिस्टोरिक डेटा कहता है कि जब ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस एक बैरल के लिए रफली $65 से $75 होते हैं, तब कैपेक्स एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। सैबिक, ADNOC, कतर एनर्जी के बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है। स्टेनलेस स्टील रॉ मटेरियल के तौर पे वैल्यू एड मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। इससे इंडियन कंपनीज के मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं। इंडियन स्टील पाइप कंपनीज का मिडिल ईस्ट में अच्छा एक्सपोजर है और तो और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रही है, दोनों वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में। डोमेस्टिक लेवल पर भी बहुत सारे फैक्टर्स डिमांड को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट कैपेक्स का रिवाइवल, हाई मार्जिन वाले मिडिल ईस्ट से मिले ऑर्डर्स। इस साइक्लिकल इंडस्ट्री में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पहला, स्टील प्राइसेस। स्टील पाइप्स बनाने के लिए स्टील मेजर रॉ मटेरियल है। आयरन और कोकिंग कोल स्टील प्रोडक्शन में यूज होते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप इस सेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको इस स्पेस में कंपनी के प्राइसिंग नॉर्म्स और हेजिंग प्रैक्टिसेस को अच्छे से समझना होगा। दूसरा, इन्वेंट्री लेवल्स। कंपनीज कितनी इन्वेंट्री रखती हैं, ये ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में सूर्या रोशनी के पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री थी। जब स्टील प्राइसेस बढ़ गए थे, इससे इस क्वार्टर में उनकी बॉटम लाइन को बूस्ट मिला। तीसरा, EBITDA पर टन। इस स्पेस में रेवेन्यू ग्रोथ एक वैनिटी बेंचमार्क है जो कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। एक बेहतर मेट्रिक है EBITDA पर टन, तो इस पर क्लोजली नजर रखें। चौथा, एफिशिएंसी मेट्रिक्स। इसमें दो कन्वेंशंस ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। ये दिखाता है कि एक कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है। नंबर 2, कैश कन्वर्जन साइकिल। ये टोटल टाइम है जो कंपनी को रॉ मटेरियल्स या इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करने और कैश जनरेट करने में लगता है। स्क्रीन पे आपको दिखेंगे दोनों मैट्रिक्स के बेसिस पे अलग अलग कंपनीज के कंपैरिजन। पांचवा, एंड यूजर इंडस्ट्री। एनालिसिस करते समय सोचें एंड यूजर के बिहेवियर से कंपनी पे कितना इम्पैक्ट होगा। एक एग्जांपल है APL अपोलो ट्यूब्स। ये अपना 63% रेवेन्यू हाउसिंग सेक्टर से डिराइव करता है। अगर हाउसिंग डिमांड में स्लो डाउन होता है तो APL अपोलो के बिजनेस पे बुरा असर पड़ सकता है। अब अगले सेगमेंट पे आते हैं, इस सेक्टर के स्टॉक डीप डाइव पे। ये वेल एस्टैब्लिश्ड है कि APL अपोलो ट्यूब सेगमेंट का मार्केट लीडर होने के अलावा ये मार्केट में सबसे वैल्यूड भी है। इस टेबल को ही देख लीजिए। इस स्टॉक के अलावा दो और स्टॉक्स इन फोकस हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? पहला, प्राइस टू सेल्स लेस देन 1.5। दूसरा, EV by EBITDA लेस देन 7। तीसरा, P रेशियो लेस देन 12। चौथा, प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन 60%। पांचवा, ROE मोर देन 15%।
छठा ROCE more than 15%। पहला जिंदल सॉ, ये कंपनी PR जिंदल ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। ये डिफरेंट टाइप्स के स्टील पाइप्स और ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती है। उनके पास टेक्सास में एक डबल जॉइंटिंग और कोटिंग फैसिलिटी है। ऑल्सो अबू धाबी में भी 3 लाख टन पर एनम की कैपेसिटी वाला प्लांट है जो मैना रीजन को सर्व करता है। इस डील को और भी बेटर बनाने के लिए JSAW के पास भिलवाड़ा राजस्थान में 1.5 MTPA के पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। बेसिकली आयरन और स्टील बनाने का रॉ मटेरियल है। JSAW ने अपने ऑपरेशंस को वर्टिकली इंटीग्रेट किया है ताकि उन्हें प्राइस फ्लक्चुएशन से उतना इम्पैक्ट ना पड़े। पिछले 10 सालों में सेल्स 12% CAGR पे ग्रो हुई है, लेकिन सेम टाइम पीरियड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% CAGR पे ग्रो हुआ है। प्रोडक्शन और सेल्स ने M&A एक्टिविटी की वजह से 34% गेन किए हैं। और तो और मैनेजमेंट फ्यूचर वॉल्यूम ग्रोथ को 10 से 15% की रेंज में सस्टेन करने के लिए टारगेट कर रहा है। प्राइसेस भी स्टेबलाइज होने की उम्मीद रखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में JSAW ने 16% का ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक किया। आमतौर पे ये फिगर 11 से 12% होता है। इस टाइम पे कंपनी के वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए और रियलाइजेशंस बेटर हुए थे। इससे मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए, खासकर उन सेगमेंट्स में जहां वैसे ही मार्जिन्स बेटर मिलते हैं। तो JSAW सेम अमाउंट ऑफ सेल्स के साथ 50% ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बना रही है। ऑल्सो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो मार्जिन्स को 16 से 17% के रेंज में रख सकती है। एक और अपडेट, अप्रैल 2023 में JSAW ने सातवाहन इस्पात को 694 करोड़ दिया था। ये 2 LTPA स्टील प्लांट अभी अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस में 90% से ज्यादा की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहा है। प्लान है कि प्रोसेसेस को और एफिशिएंट करके कैपेसिटी को 2.5 LTPA तक बढ़ाया जाए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे जिंदल सॉ ने फाइनेंशियल ईयर 24 में नेट डेट 4,870 करोड़ रुपीस रिकॉर्ड किया, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में 4,750 करोड़ था। लेकिन लेवरेज रेशियो यानी कि नेट डेट टू एबिटा इंप्रूव होके 1.47 हो गया, जो पहले 2.85 था। साथ ही मैनेजमेंट इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू लोन्स का प्रीपेमेंट टारगेट कर रहा है। अभी की ऑर्डर बुक $1.73 बिलियन पर खड़ी है, जिसमें से एक्सपोर्ट्स 30% है। सऊदी का मेगा प्रोजेक्ट नियोम भी लिस्ट में है। 64 से 65% ऑर्डर्स वाटर सेक्टर से हैं। फन फैक्ट, ज्यादातर डिमांड सदर्न इंडिया से आई है। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बुक में 30% कंट्रीब्यूट किया है। ये सब तो कंपनी के बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में था, लेकिन अब रिस्क समझते हैं। पहला, लिटिगेशन रिस्क। कंपनी अभी NTPC के साथ एक ऑनगोइंग लिटिगेशन में इन्वॉल्व है। ये अपनी सब्सिडरी जिंदल ITF को दिए गए 2000 करोड़ के आर्बिट्रेशन अवार्ड को डिफेंड कर रही है। दूसरा, कॉर्पोरेट गारंटीज। जिंदल सॉ अपनी ग्रुप कंपनीज को लोन्स और कॉर्पोरेट गारंटीज देती है। 31 मार्च तक कंपनी ने अपनी सब्सिडरी जिंदल ITF को 1,350 करोड़ का लोन दिया है। तो ये था JSAW का डिटेल्ड एनालिसिस। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, महाराष्ट्र सीमलेस। ये भी जिंदल से ही आती है। MH सीमलेस एक DP जिंदल ग्रुप कंपनी है। हर एक क्वार्टर प्रोमोटर्स MH सीमलेस के शेयर्स ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं। कंपनी मल्टीपल NSE इंडिसेस का पार्ट बन गई है, जैसे निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड निफ्टी मिड कैप 400। इसने FII प्लस DII क्यूमुलेटिव होल्डिंग को फाइनेंशियल ईयर 24 में 16% तक पहुंचा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये फिगर 7% के थोड़े नीचे था। अब 10 साल के परफॉर्मेंस को एक बार में देख लेते हैं। सेल्स 16% CAGR से बढ़ी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% CAGR से इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू 4% से गिरा, लेकिन एबिटा 18% से बढ़ा। नेट प्रॉफिट 23% से बढ़ा। बाय द वे, ये हाईएस्ट एवर एबिटा, पैट और मार्जिन्स थे। कंपनी क्वार्टर 4 में एक लार्ज साइज ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रही थी, पर वो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में पुश हो गया। 6.5 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी के साथ MH सीमलेस स्टील सेगमेंट में 55% मार्केट शेयर होल्ड करता है। इस कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट मार्जिन्स हैं। कंपनी का जो 2 मिलियन टन पर एनम प्लांट तेलंगाना में है, वो अभी बॉटलनेक इश्यूज के कारण केवल 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। जब ये फुल्ली रेडी हो जाएगा, तब रेवेन्यू में स्पाइक आना एक्सपेक्टेड है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का 85% एबिटा सीमलेस पाइप सेगमेंट से आया। बाकी एबिटा आया ERW पाइप्स, रिन्यूएबल एनर्जी और रिग्स बिजनेस से। ये भी जानना जरूरी
ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2021 में चाइना से स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स और ट्यूब्स की इंपोर्ट पर एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के रूप में एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई थी, वो भी 5 साल के लिए। सीमलेस पाइप्स ओएनजी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। HPCL, BPCL, IOC, ONGC, गेल, ऑयल इंडिया, रिलायंस सब इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। ज्यादा एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी एक्टिविटीज, अच्छे ब्रेंट क्रूड प्राइसेस कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कंपनी को फायदा हो सकता है। ऑर्डर बुक पोजीशन है करीब 1754 करोड़ रुपीस की। इसमें से ONGC और ऑयल इंडिया का कंट्रीब्यूशन 60% था। MH सीमलेस रॉ मटेरियल्स को ऑर्डर मिलते ही बुक कर लेता है। इससे मार्जिन्स लॉक हो जाते हैं और फ्लक्चुएटिंग रॉ मटेरियल के प्राइसेस का असर कम होता है। और तो और कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने सारे लॉन्ग टर्म लोन्स प्रीपे कर दिए जो तेलंगाना प्लांट और रिग्स एक्विजिशन के लिए थे। अभी इसके पास 1859 करोड़ रुपीस का सरप्लस कैश है, जिसमें से 852 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 26 तक के कैपेक्स के लिए है। और अगर कोई अच्छी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कंपनी उसे परसू करने के लिए ओपन है। अगेन ये थे कंपनी के हाइलाइट्स, लेकिन रिस्क समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट। कंपनी एक प्लान्ड मेंटेनेंस शटडाउन प्लान कर रही है जो आने वाले प्रोडक्शन फिगर्स को इम्पैक्ट करेगा। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। MH सीमलेस अपने 85% एबिटा सीमलेस पाइप डिवीजन से डिराइव करता है। अगर ONG कैपेक्स साइकिल में स्लो डाउन होता है तो कंपनी के फॉर्च्यून्स पे उसका बुरा असर पड़ सकता है। विद दैट हम एंड करते हैं इंडिया के स्टील और पाइप सेक्टर का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। जैसे हमने देखा ये सेक्टर ना सिर्फ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बुनियादी हिस्सा है, बल्कि हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन को भी फ्यूल करता है। हमने आज कुछ की प्लेयर्स पे नजर डाली जो इस ग्रोथ स्टोरी में शामिल हैं, लेकिन हाँ, नन ऑफ दिस इज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। इस वीडियो में जो स्टॉक्स हमने जिनके बारे में बात की वो बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज दैट हैव बीन अटैच्ड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.